वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में से ही एक है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फीचर्स, प्रोसेस को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी फेमिलियर है और आपने ये वर्ड कभी ना कभी बोला होगा या सुना होगा। सिंपली आए रोज हम अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ऑर्गेनाइजिंग। देखो, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो चीज़ों को अरेंज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टारगेट सेट किया है कि आप इस बार 2024 में अपना कैट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। कैट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमबीए के लिए, आपको पता ही होगा। तो आपने इस बार टारगेट किया है कि आप 2024 में अपना कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, कोचिंग आप ले सकते हो, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो फ्री रिसोर्सेज के साथ, या आप कोई कोर्स या सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और आपके पास बुक्स हो सकती हैं अलग अलग। तो ये सब आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास एक टाइम लिमिट है 1 ईयर की, या मान लो 6 मंथ 7 मंथ जितने भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। तो अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको इन रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना पड़ेगा, एक तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। इसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको ऑर्गेनाइज वे में यूज करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बिजनेस के अंदर बात करें तो सिंपल यही फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग हमारा बिजनेस के अंदर भी काम करता है। एक बिजनेस फर्म के भी अलग अलग टारगेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहती है। अब उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स उनके पास होंगे, कैपिटल होगी, ठीक है। तो अब इन सभी रिसोर्सेज को एक प्रॉपर वे में मैनेज करके चलना, ऑर्गेनाइज करके चलना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन है इसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेके चलेंगे तो हमारा कोई भी फंक्शन प्रॉपरली हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्या काम करना है और फिर उसको आप ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग का मतलब होता है, जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो, किसी भी फर्म में देखते हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, मतलब जो एक जैसा काम है उसको हम ग्रुप कर देते हैं। जैसे आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। अब उसके अंदर भी अलग अलग लोग हैं जो अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। अगर हम प्रॉपर क्लासीफाई नहीं करेंगे, वर्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि उनकी क्या रोल्स है, क्या ड्यूटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या किस ग्रुप के अंदर किस डिपार्टमेंट से वो लोग रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे और ग्रुपिंग करोगे। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करोगे और उनको डेलीगेट करोगे। डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिसकी जिम्मेदारी है, आप उसको दे दोगे। डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो काम कर रहे हो उसको करने का राइट आपको किसने दिया है, आपके सुपीरियर ने दिया है, मतलब उन्होंने उस काम को आपको डेलीगेट कर दिया। एंड अथॉरिटी, आप देखो सिंपल सी बात है, आप अगर सब कोई काम दोगे तो आपको उसको करने की अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो जो हमारे सुपीरियर होते हैं वो हमें कुछ काम की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तभी आगे हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ द लिविंग पीपल टू वर्क इफेक्टिवली टूगेदर, और हम एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन मैनेजर है, किसका किसके साथ रिलेशन है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको जवाबदेही रखता
है। अकाउंटेबल का मतलब होता है सिंपली कि आप किसके लिए जवाबदेही रखते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पर्सन है तो वो मार्केटिंग मैनेजर के लिए अकाउंटेबल होगा, उसको अपने काम की रिपोर्ट किसे देनी होगी, मार्केटिंग मैनेजर को देनी होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो यही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, किसी फर्म में काम करने के लिए आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या काम आपको करना है और आपको उस काम को ग्रुप करना पड़ेगा और उस काम को करने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सुपीरियर या सबॉर्डिनेट्स को देनी पड़ेगी, तभी आप किसी फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। और सिंपली हम देखें तो हमारे, अगर हम अपने घर का एग्जाम्पल ले तो उसमें भी ऑर्गेनाइजिंग वर्क करता है। देखो नॉर्मली अगर घर की भी देखें तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है कि किसको क्या काम करना है। आपकी मदर है, उनके अपने काम है, फादर के अपने काम है, अगर आप पढ़ रहे हो फिर भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां आपके घर में होती है और सब अपने अपने काम के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ऑल परवेसिव है, आप कहीं पे भी देख लो ऑर्गेनाइजिंग काम कर ही रहा है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। बिना ऑर्गेनाइजिंग के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपनी स्टडी भी नहीं कर सकते हो। आप अपने कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, आपके कौन सा टीचर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, किसको क्या करना है, सब कुछ वेल डिफाइन पहले से ही रहता है। तो जो लूथर गुलिक आपके थिंकर है, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन दी है वो लिखी है, ऑर्गेनाइजिंग इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सब डिवीजन आर अरेंज, जिसके थ्रू आप अपने वर्क को अरेंज करके चलते हो। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फीचर्स हैं। देखो ऑर्गेनाइजिंग, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझ गए तो आप उसका फीचर भी समझ गए होंगे। वर्क को डिवाइड करना, आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, डेलीगेट करना, ये सब किसके फीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स हैं। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करना, तो देख लेते हैं वन बाय वन। और ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है, काम को करने की एक प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो फीचर लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग इज ए मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजिंग मैकेनिज्म है मैनेजमेंट का। अब ऑर्गेनाइजिंग के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो आपके घर पे हो या आपके ऑफिस में हो या आपका अपना कॉलेज में सिंपल आपके स्टडी का वर्क हो, सब हर जगह ऑर्गेनाइजिंग काम करता है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप सब कामों को डिसाइड करते हो कि कौन क्या काम करेगा। ऑर्गेनाइजिंग इज ए मीन्स नॉट एन एंड, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, काम करने का तरीका है कि काम कैसे करना है, किसको क्या काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अब ऑर्गेनाइजिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। और ये आपके मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में आप पढ़ते ही हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब आप किसी काम को करने का प्लान कर लोगे तो उसके बाद आप ऑर्गेनाइज ही तो करोगे चीज़ों को, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब कि आप फर्म का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो, आप बिजनेस फर्म का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, कौन हेड होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। आप एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना के चलते हो। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सिस्टम, ऑर्गेनाइजिंग एक सिस्टम है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो हमारे अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं हम उनको ग्रुप कर देते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं और हमारी एक छोटी सी बिजनेस फर्म है। अब हमें पता है कि इनमें से 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो मार्केटिंग की नॉलेज रखते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, इनको पता है कि सेल्स कैसे करनी है, इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो मार्केटिंग से रिलेटेड कामों में है। तो हम 3 लोगों का एक अलग ग्रुप बना देंगे और उनको मार्केटिंग से रिलेटेड हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देंगे कि आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, एडवर्टाइज करने हैं, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया को हैंडल करना है। तो क्या होता है, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजिंग में हम अलग अलग इंडिविजुअल का ग्रुप बना देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज ऑब्जेक्टिव, अब जो ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस फर्म में काम करता है वो किसी न किसी उद्देश्य
उद्देश्य के लिए ही काम करता है जिसको आप अचीव करना चाहते हो। ऑर्गेनाइजिंग आर यूनिवर्सल, तो ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि ये हर जगह काम करता है, हर लेवल पे काम करता है, चाहे वो बिजनेस फर्म में हो, आप हाउस होल्ड में देख लो, या आप अपने कॉलेज में, एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हो ना, आपके जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने लोगों के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को कम्युनिकेट करते हैं, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्युनिकेट करते हैं, उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका फीडबैक देते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, भाई उनको आगे क्या प्रमोशन मिल सकता है। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वर्क करता है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे काम करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे कैसे कौन कौन से काम है जो एक साथ किए जा सकते हैं, और कौन कौन लोग जो हमारे पास वर्क फोर्स है उसमें से उस काम को देख सकता है, और फिर सबको उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, और उसके बाद वो अपने काम को करेंगे और ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो ये सिंपल फंडा है जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, क्या डिटरमाइन करोगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करोगे। तो कोई भी आपको काम करना है, देखो आप प्लान करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करोगे, उसके बाद ही आप अपने रिसोर्सेज को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। अगर आप विदाउट कोई ऑब्जेक्टिव प्लान के काम कर रहे हो तो आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं अचीव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे अभी कैट का एग्जाम्पल ले ही रहे थे कि आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना है। अब आपने ऐसे रैंडमली पढ़ना शुरू कर दिया, ना आपने टाइम लिमिट सेट की कि मुझे इसी साल करना है, नेक्स्ट ईयर करना है, तो कहीं ना कहीं आप उतने प्रॉपर वे में अपना काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ लिमिट्स नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई काम करो तो अपनी लिमिट सेट करो कि मुझे इतने टाइम में करना है, इतना काम करना है, तो उसके बाद आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आएगा। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, तो जब आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करोगे, आप देखोगे कि आप उस काम को करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेट किया कि आपको 2024 में अपना एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है, तो आपने देखा कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, PYQs लगाने पड़ेंगे, तो उसके बाद आप उनके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू करोगे। ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, फिर आप देखोगे कि ऐसे कौन से काम है जिनको एक साथ किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट ऑफ वर्क, जब आपने एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया तो आप अलग अलग लोगों को उनका काम अलॉट करोगे। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब देखो जैसे हम किसी को काम देते हैं, अगर उसको करने का उसको राइट नहीं देंगे तो उस काम को कभी भी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो मान लो डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपको मार्केटिंग का काम दिया, तो वो आपको राइट भी देंगे कि आप किसी को भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, टाइम आने पर डिस्काउंट भी दे सकते हो, कूपन दे सकते हो, तो तभी आप अपने काम को कर पाओगे। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो बना दिया। अब ऐसा नहीं होगा कि मीन्स सब डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है और वो काम कर रहे हैं, सबको एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना पड़ेगा। तो सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, जैसे मार्केटिंग वालों को फाइनेंस वालों के साथ, ठीक है, और आपका प्रोडक्शन वालों को मार्केटिंग वालों के साथ, तो सबको एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करके कोऑर्डिनेट करके काम करना होगा। मतलब इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट के बीच आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके उन लोगों को काम करना होगा। लास्ट स्टेप लिखा हुआ है, कई बार तो आपको नहीं भी मिलेगा ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में, रीऑर्गेनाइजिंग। अगर आपको ऐसी नीड लगती है कि हमें दोबारा से अपने काम को अरेंज करने की नीड है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप दोबारा रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे आपने मान लो 5 डिपार्टमेंट बनाए, अब आपको लग रहा है कि सही से फंक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक डिपार्टमेंट और नया बनाना चाहते हो, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। तो आगे आपके स्टेप्स को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, तो आप अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव टास्क को डिसाइड कर लोगे। उसके बाद डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, आप जो आपको जो एक्टिविटीज है उनको आप डिवाइड
कर दोगे। द वर्क इज डिवाइडेड एंड असाइन इन ए पर्टिकुलर वे। डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड द बेनिफिट। तो आप जब आप वर्क को डिवाइड करोगे तो आपको काम में स्पेशलाइजेशन मिलेगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब है, मान लो आपने कोई अपने 10 एम्प्लॉयज मार्केटिंग के काम में लगा रखे हैं या फाइनेंस के काम में लगा रखे हैं, तो उस काम को करते करते क्या होंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे और उनके पास मान लो वो स्किल्स है भी, वो मार्केटिंग का काम कर सकते हैं और हम उनको ऐसे कुछ भी काम दे जा रहे हैं फाइनेंस का या कुछ भी, तो अपने स्किल्स को, अपने स्पेशलाइजेशन को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो आप डिवाइड करोगे वर्क को वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा, जिससे क्या होगा, आपका ग्रेटर आउटपुट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड स्टेप है वो है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज सिंपल वही है कि आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग काम को ग्रुप करोगे। इस डिपार्टमेंट इज प्लेस अंडर द चेंज ऑफ इंडिविजुअल, चार्ज ऑफ इंडिविजुअल। तो मतलब वही है कि जो भी आप डिपार्टमेंट बना रहे हो उसका एक डिपार्टमेंट हेड भी बनाओगे। ठीक है, जो बाकी लोगों को कंट्रोल करेगा अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग आप जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे उनके एक एक हेड भी बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में आप देखते हो, अगर फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपने काम को डिवाइड किया हुआ है तो आपका एक मान लो डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसका हेड होगा। एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन मैनेजर होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस मैनेजर होगा। तो हर डिपार्टमेंट के एक हेड होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वंस द डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड। जब डिपार्टमेंट्स आप बना लोगे तो आप ड्यूटी को असाइन करोगे। तो आई थिंक ये हेडिंग गलत हुआ है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज की जगह यहाँ पर होगा कि असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये आप सही कर लेना, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो आप ड्यूटीज को असाइन करोगे और देयर शुड बी ए प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब्स एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। आप इस तरीके से काम को असाइन करोगे कि जो इंडिविजुअल की स्किल्स है, एबिलिटी है, वो उसके जॉब के साथ मैच करे। सिंपल वो स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट आ जाता है कि अगर किसी पर्सन को एचआर की नॉलेज है, फाइनेंस की नॉलेज है और आप उसे मार्केटिंग में डाल रहे हो तो ना तो उसका काम में आउटपुट आएगा और ना ही वो उस जॉब को उतने मन से कर पाएगा। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आप उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन सेट करो, किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ईच एम्प्लॉय हैज सम अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती है, अगर आपको किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आपको उस काम को करने की अथॉरिटी भी दी जाएगी। इट इज़ नेसेसरी डेट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो whom हैज़ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड whom ही इज आंसरेबल। सबको पता होना चाहिए कि किससे उसे ऑर्डर लेने हैं और किसके लिए वो आंसरेबल है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट होंगे या आपके जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं वो उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे अगर वो अलग अलग लोगों के लिए आंसरेबल होंगे। तो सिंपल सी वही बात आ जाती है, वन हैंड वन बॉस। तो आपको जिससे कमांड लेनी है या जिसको आप आंसरेबल हो तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको एक हायरार्की सेट करनी है कि कौन किससे ऊपर है, कौन किसके नीचे काम कर रहा है। तो नेक्स्ट जो आपका है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट इन द डिपार्टमेंट बट अवॉइड दैट हर्डल्स द ऑब्जेक्टिव टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। देखो इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप अपने काम को कभी भी पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाओगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बजट निकालता है, अब उस बजट के ऊपर काम कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, या आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। और लास्ट स्टेप आपका आ जाता है रीऑर्गेनाइजिंग विद द कंस्टेंट अप्रेजल ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो आप अपना अप्रेजल करते रहोगे, उसका मतलब है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहोगे। अप्रेजल का मतलब कि आप अच्छा कर रहे हो या आप कैसा कर रहे हो, जो आपने टारगेट सेट किए थे आप उनको अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर कैन बी मेड
इंटरनल फैक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर। तो कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी हो सकती है जिनकी वजह से आपको अपना स्ट्रक्चर कभी कभी चेंज करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ आपका ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी शायद इसमें एक आपका स्ट्रक्चर का टॉपिक और रहता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो और आप इससे आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।